तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। माइक्रोब्स का बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या रोल है। हमने बताया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज आते हैं। हमने पहला नाम पढ़ाया था आपको लेडी बर्ड्स का। दूसरा नाम बताया था ड्रैगन फ्लाई का। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है लेकिन बायो कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन दोनों का नाम बताए थे। लेकिन यहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। पहले दो नाम जो थे आपके लेडी बर्ड और दूसरा नाम था जो आपका ड्रैगन फ्लाई, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ बायो कंट्रोल में आएंगे। लेकिन हमको पढ़ना क्या था, माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। और माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल में पहला नाम है बैसिलस, दूसरा है ट्राइकोडर्मा, तीसरा है वकैलोवायरस, है ना। तो वकैलोवायरस ये तीन होते हैं। वकैलोवायरस क्या था, पैथोजन था, बीमारी फैलाता था। किसको बीमारी फैलाता था, इंसेक्ट को और आर्थ्रोपोड्स को। तो याद रखिएगा ये सभी क्या थे, बायोलॉजिकल कंट्रोल थे। क्यों बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करना था हमको, तो ये कन्वेंशनल फार्मर जो थे, पुराने जमाने के फार्मर, कन्वेंशनल फार्मिंग का जो तरीका है, खेती करने का तरीका है, उसमें बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम लोग। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल डालते हैं और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए कर रहे थे हम। उससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहा था, पहला हमारा इकोलॉजी में इनबैलेंस आ रहा था। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर रहे थे, पूरी तरह मार देता है ऑर्गेनिज्म को। बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को मार देता है, किसी में पक्षपात नहीं करता, दोनों को मार देते हैं केमिकल। और लेकिन ये हमारे जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं, इनका स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, बाकी सबको हार्म नहीं पहुंचाते। वकैलोवायरस का बहुत नैरो स्पेक्ट्रम है, कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को परेशान नहीं करता, सिर्फ आर्थ्रोपोडा को और इंसेक्ट को बीमारी फैलाता है, बाकी सबको बीमारी नहीं फैलाता। अच्छे हैं ये लोग, हमारे लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज आते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं। बकैलोवायरस में कौन सा जीनस सबसे ज्यादा फेमस है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। इसमें न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बकैलोवायरस में इसका नाम सबसे ज्यादा आता है, इसमें यूज में आता है। और इस तरह अगर हम इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, विद द बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, इस मेथड से करते हैं, तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं हम। और इसके साथ हमारा बायो कंट्रोल तो समझ में आ गया हमको। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन आपका कहां पर, बायो फर्टिलाइजर में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किस पर्पस से पढ़ना है हमको, बायो फर्टिलाइजर में। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर तो सबको पता है, फर्टिलाइजर जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है फर्टिलाइजर कहलाता है। वो चीजें जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे, उपजाऊपन को बढ़ा दे, हमारे खेत को उपजाऊ बना दे, उन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे यूरिया डालते हैं लोग खेतों में, खाद डालते हैं, बहुत तरह के फर्टिलाइजर आते हैं बाजार में, केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं, बहुत तरह के फर्टिलाइजर आते हैं जिनका यूज करते हैं। लेकिन हमको फर्टिलाइजर का मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस कर दे, द सब्सटेंस दैट इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा दे, उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। लेकिन आगे क्या लग गया, बायो। बायो मीन्स लिविंग होना चाहिए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दें, उसे हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। किसकी मदद से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करना बायो फर्टिलाइजर होता है। और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज करना है, हमको चैप्टर में पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हमको सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस करना है। क्यों करने की जरूरत पड़ी, बायो फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। उनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पॉल्यूशन। उनसे बहुत तरह का पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूटेड हो गई है, आपके ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, आपकी सब्जियां फल सब कुछ पॉल्यूटेड हो गई हैं। बहुत सारे लोग को साइड इफेक्ट हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से। इसलिए आपका आज की मार्केट की डिमांड क्या है, आपका बायो फर्टिलाइजर। लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं आज की डेट में, सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग को अवॉइड कर
लोग आपका कौन सा फार्मिंग करना चाह रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी खेती, फार्मिंग मतलब FARMING, फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी खेती करें जिसमें किसी तरह के केमिकल को ना डाला जाए, विदाउट यूजिंग ऑफ केमिकल, विदाउट यूजिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल, एनी टाइप ऑफ केमिकल्स। अगर बिना किसी केमिकल्स के डाले हम खेती करते हैं तो उस तरह की खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। कौन कौन से केमिकल खेती में यूज होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आपके ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर डालेंगे उसमें? नहीं डालेंगे। खेतों में फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे, यूरिया वगैरह नहीं डालेंगे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, और ऐसे कोई केमिकल ना डालें और हम खेती करें, जैसे खेती कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आज के लोग, सब लोग पसंद कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के फूड, क्योंकि इनसे बीमारियां नहीं होती हैं। वो वाला खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरा कारण है कि एग्रीकल्चर के जो केमिकल्स यूज होते हैं, उन एग्रीकल्चर केमिकल की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इनका बहुत बड़ा रोल है पॉल्यूशन में, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर गवर्नमेंट मूव कर रही है, सब लोग मूव कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो पेस्टिसाइड, आपके पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे, इसमें क्या करेंगे? बायो कंट्रोल करेंगे। और फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, फर्टिलाइजर क्या यूज करेंगे? बायो फर्टिलाइजर डालेंगे। अभी बायो फर्टिलाइजर जब नाम आता है तो 3 लोगों का नाम सबसे पहले आता है बायो फर्टिलाइजर में। सबसे पहला नाम आता है आपका बायो फर्टिलाइजर में बैक्टीरिया हो सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर में पहला नाम हो सकता है कि बैक्टीरिया हो। दूसरा नाम आ सकता है एक और बैक्टीरिया, का नाम है साइनोबैक्टीरिया, या फिर वो साइनोबैक्टीरिया हो, ये भी बायो फर्टिलाइजर है। और तीसरा बायो फर्टिलाइजर में नाम आता है आपका फंजाई का। ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 बायो फर्टिलाइजर के नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम है बैक्टीरिया का। तो आपका बैक्टीरिया बोले बहुत सारे बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। उनमें से पहला नाम है राइजोबियम। किसी ने राइजोबियम का नाम पहले से सुना है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कहां रहता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट की रूट में रहता है, चने वगैरह की रूट में रहता है, उसके नोड्यूल्स बनाकर रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो ये राइजोबियम, और करता क्या है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम आता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? राइजोबियम। किस फॉर्म में रहता है? सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है। याद रखिएगा, राइजोबियम किस तरह का बैक्टीरिया है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। किसके साथ? सिम्बायोटिक है। कहां रहता है? प्लांट्स की रूट में, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट की, दाल वाले प्लांट्स में, है ना, लेग्यूम में। दूसरा नाम आता है बैक्टीरिया में आपका, दूसरा नाम आता है आपका एजोस्पाइरिलम, और तीसरा नाम आता है एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। और तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है आपका एजोटोबैक्टर। ये 3 बैक्टीरिया का नाम सबसे ज्यादा आता है बायो फर्टिलाइजर में। इनमें से एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स ये भी करता है, लेकिन सिम्बायोटिक में रहता है और नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। और ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं स्वतंत्र रहते हैं, किसी के साथ बंधे नहीं है, किसी गुलाम नहीं है, अब फ्री लिविंग रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन है? एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम। और ये तीनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन बताओ पेड़ों के लिए अच्छी चीज है या खराब चीज है?
अच्छी चीज है। आपको पता है पेड़ों को सबसे ज्यादा कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है? NPK। ये 3 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 केमिकल हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जितनी भी खाद आती है हम डालते हैं खेतों में खाद, उनमें मात्र यही 3 चीज सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो देखो नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए तो ये बैक्टीरिया काम में आएंगे। राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं सॉइल को, मिट्टी को, पेड़ों को, इसलिए बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, तीनों क्या है? बैक्टीरिया। इसमें से ये सिम्बायोटिक है, दोनों फ्री लिविंग है। दूसरा नाम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ये भी बैक्टीरिया ही है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है लेकिन ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एनावेना, नॉस्टॉक और ऑस्ट्रिलोरिया, ऑस्ट्रिलिटोरिया, ये 3 नाम इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं इसमें? इसके अंदर 3 नाम आते हैं, एनावेना, नॉस्टॉक, होने को बहुत सारे नाम आते हैं लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक ने 3 नाम दिए, एनावेना, नॉस्टॉक और ऑस्ट्रिलिटोरिया, OSCILLATORIA, ऑस्ट्रिलिटोरिया। ऑस्ट्रिलिटोरिया। तो ये आपके कौन से बैक्टीरिया हैं? साइनो बैक्टीरिया हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, एनावेना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक, ऑस्ट्रिलिटोरिया, ये तीनों क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनो बैक्टीरिया है। और इनका काम भी क्या है? बैक्टीरिया, इन तीनों बैक्टीरिया का भी काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कहां रहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी है इसलिए ये पानी में रहता है या फिर टेरेस्ट्रियल एरिया में रहता है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी हो सकते हैं। इनका सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है? पैडी खेत में। पैडी खेत मतलब धान की खेती करते समय, राइस की खेती करते समय। जब राइस की खेती करते हैं, पैडी खेत, पैडी मतलब होता है राइस, तो पैडी खेती में करने के लिए पैडी के फार्मिंग में, पैडी फार्मिंग में इनका बहुत बड़ा योग है। फार्मिंग में, पैडी की फार्मिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग डबल ट्रिपल कर देते हैं फसल की खेती को। अगर पैडी फार्मिंग में साइनोबैक्टीरिया को डाला जाए तो खेती डबल हो जाती है। तो बहुत अच्छे हैं पैडी फार्मिंग, सबसे बड़ा योग है। पैडी मतलब राइस। अब बात करते हैं फंजाई। कुछ फंगस भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इनमें से एक नाम आता है आपका माइकोराइजा का नाम सुना होगा आपने, माइकोराइजा का आपने नाम पढ़ा होगा। माइकोराइजा ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका? माइको मतलब होता है फंजाई और राइजा मतलब प्लांट की रूट। जब प्लांट्स की रूट में, हायर प्लांट की रूट्स में अगर फंगस आकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी एक बहुत अच्छा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है प्लांट्स का और फंजाई का। कौन से ग्रुप के फंगस बनाते हैं माइकोराइजा? देखिएगा ग्लोमस, GLOMUS, ग्लोमस। तो माइकोराइजा बनाने वाले फंगस कौन होते हैं? ग्लोमस कहलाते हैं। तो ग्लोमस ग्रुप के जो फंगस होते हैं ये फंजाई हैं। ग्लोमस ग्रुप के फंजाई आपके प्लांट के रूट में जाकर जह जाते हैं और वहां पर आपके क्या बनाते हैं? माइकोराइजा बनाते हैं। तो ग्लोमस क्या है? एक जीनस का नाम है जिसके फंगस ज्यादातर यूज होते हैं। तो ग्लोमस जीनस के फंगस माइकोराइजा बनाते हैं। माइकोराइजा मतलब बड़े बड़े प्लांट की रूट में अटैच हो जाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। और अटैच होकर करते क्या है? पेड़ को बहुत सारे फायदे कराते हैं। क्या क्या फायदा कराते हैं? तो पहला तो फायदा है फास्फोरस को अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, सॉइल से फास्फोरस को ले आते हैं। तो पहला काम है इसको प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड कराते हैं। तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कराना किसका काम है? फंगस का काम है। कौन से फंगस ग्रुप के फंगस? ग्लोमस ग्रुप के फंगस जो है माइकोराइजा जो बनाते हैं वो फंगस फास्फोरस को अवेलेबल करा देते हैं प्लांट के लिए। और इससे बहुत तरह के फायदे होते हैं। माइकोराइजा से बहुत तरह के फायदे हैं। सॉइल बोर्न पैथोजन नहीं आते। मिट्टी से जुड़े हुए पैथोजन जितने भी हैं, सॉइल बोर्न मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां, सॉइल बोर्न पैथोजन मिट्टी से जुड़े हुए जो भी पैथोजन हैं, बीमारी फैलाने वाले एजेंट हैं, वो भी हमला नहीं बोल पाते।
जो भी हमला करने आता है इसके पास, बीमारी फैलाने आता है, उसको से बचा लेते हैं सॉइल बोर्न पैथोजन से। और ऐसा भी पाया गया, रिसर्च में पाया गया है कि जिस प्लांट के रूट में फंगस लगा हुआ हो, मतलब माइकोराइजल एसोसिएशन देखने मिले, वो प्लांट कम पानी में जिंदा रह सकता है, मतलब डॉर्फ कंडीशन में जिंदा रह सकता है। वह प्लांट सलाइन कंडीशन पे, जहां पर सॉल्टी वाटर हो, वहां भी जिंदा रह सकता है, मतलब माइकोराइजा सलाइन वाटर पे और आपके ड्रॉप वाटर पे रहने के लिए प्लांट्स को टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस देता है किससे? दो चीजों के लिए टॉलरेंस देता है, एक तो सलाइन वाटर में रहने के लिए, नमकीन पानी में, और दूसरा किसके लिए टॉलरेंस देता है? दूसरा टॉलरेंस देता है ड्रॉप मतलब सूखी जगह में उगने के लिए, पानी ना रहे तो, माइक्रोराइजल एसोसिएशन का फायदा। तीसरा रेजिस्टेंस पावर देता है। किससे रेजिस्टेंस पावर देता है? सॉइल बोर्न पैथोजन से, मिट्टी में रहने वाले जो बीमारी फैलाने वाले एजेंट हैं उनसे भी बचा लेता है। इसलिए बायो फर्टिलाइजर का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा, पहला नाम है राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, चौथा नाम है एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑस्लिटोरिया और माइकोराइजा। ये सारे के सारे आपके बायो फर्टिलाइजर हैं। माइकोराइजा बनाने वाले फंगस को क्या कहा, ज्यादातर कुछ जीनस के होते हैं, तो वो होते हैं आपके ग्लोमस जीनस के। और इसके साथ साथ आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर कंप्लीट हो गया। बच्चा लोग, आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, और अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा जेनेटिक्स, वो स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। यहां तक आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म हो गया। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। यहां पर अगर आपको लगे कि कोई चीज छूट गई है, मिसिंग हो गई है, तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा हो तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, बट मेरे हिसाब से आपके लिए एनसीईआरटी बुक इनफ है, तो आप एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफर करके उससे ही पढ़ लें, काफी है। और जरूर से कमेंट कर हमको आज ही बता दें अगर आपको कोई भी लेक्चर जो हमने पढ़ाए थे पीछे के, कुछ में किसी में प्रॉब्लम लग रहा है, कोई धुंधला, एक बोल रहे थे आप धुंधला दिख रहा है, अगर उसको फिर से बनाकर देना है तो आप बता देंगे, मैसेज कर, उसमें ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा या फिर वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम उसको फिर से बना देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे आप लोग को तुरंत दिख जाया करेगा जैसे हम डालते हैं तभी। ठीक है, थैंक यू।